हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक यानी कि सेकंड फिजिक्स के सभी इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक और जो आपका लास्ट चैप्टर है, इन सभी के इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मिस ना हो। लास्ट तक देखते रहे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट फिजिक्स यानी कि फर्स्ट जो फिजिक्स है आपका और केमिस्ट्री के दोनों जो है केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे ये फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से है, यानी सेकेंड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड कराया है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि आपको पता है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम दो माध्यम होते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अगर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसी को हम कहेंगे क्रांतिक कोण, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो कोण बनता है ये सघन माध्यम में बनता है, तो इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। यानी कि ऐसे भौतिक सिद्धांत का नाम लिखना है जिस पर जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं यानी कि प्रकाशिक तंतु होते हैं उसका सिद्धांत जो है कार्य करता है। ठीक है, तो उस सिद्धांत का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। लेंस की क्षमता उसकी प्रति मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, लेकिन जो फोकस दूरी होगी वो मीटर में होगी। अब पहले समझ लीजिए कि इसे डिनोट किससे करते हैं। तो लेंस की क्षमता को स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लेंस की क्षमता को हम लोग स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके फार्मूले की अगर बात की जाए तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया है कि पी इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, वो भी मीटर में। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला। अब इसके मात्रक की बात की जाए तो हम लोग मात्रक भी साइड में लिख देते हैं, मात्रक। तो इसका मात्रक होता है डी, यानी कि डायोप्टर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जिसे हम मीटर में लिखते हैं, किसको, फोकस दूरी को। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इसी चैप्टर से है। जैसा कि आपको पता है चैप्टर बहुत बड़ा है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि कोई प्रकाशिक माध्यम है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता पहले समझिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ओमेगा से। कुछ डब्ल्यू के आकार का इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है NV माइनस NR अपान NY -1।
यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन, जहाँ पर एन वी क्या है, एन है आपका अपवर्तनांक, पहले इसको समझिए, ठीक है। एन है अपवर्तनांक, सभी एन जो है अपवर्तनांक है, बट यहाँ पर जो वी आर वाई है सब कलर्स को डिनोट करते हैं। वी देखिए वायलट है यानी कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, इसे हम एन बी से डिनोट करेंगे। आर है रेड, तो रेड कलर का अपवर्तनांक, लाल कलर का, तो इसे हम लोग डिनोट कर देंगे एन आर से। और एन वाई है यानी कि येलो कलर का अपवर्तनांक, इसे हम लोग डिनोट करेंगे एन वाई से, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि इसी चैप्टर से है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आपको लिखना होता है किस प्रकार से। देखिए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि समंजन क्षमता जो होती है वो दूर या नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो हमारे अंदर क्षमता पाई जाती है उसी को हम लोग कहेंगे समंजन क्षमता, ठीक है, नेत्र में, आंखों में। तो समझ में आया, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर से 5 क्वेश्चंस। अगला चैप्टर हमारा आता है तरंग प्रकाश की, उसका क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन लिखना है आपको सिंपली, क्योंकि अतलग उत्तरीय है तो छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर, अवरोध का मतलब अवरोध या द्वारक, ठीक है, द्वारक जो होता है लेंस में, तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि अगर प्रकाश है वो किसी द्वारक से आकर किनारों से मुड़ जाए, ठीक है, तो उसी इस प्रकार का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा। 7वां देखिए क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। यानी कि ऐसी कौन सी 2 घटनाएं हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये दोनों घटनाएं हैं, फर्स्ट है व्यतिकरण और दूसरा है विवर्तन, ठीक है, विवर्तन। तो ये दोनों भौतिक घटनाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ऐसी 2 भौतिक घटनाएं जो हैं वो व्यतिकरण तथा विवर्तन हैं, जो यह उल्लेख करती हैं कि प्रकाश की तरंग जो है प्रकृति होती है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हमारा अगले चैप्टर से जो कि है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, एक है कार्यफलन, ठीक है, और दूसरा है देहली आवृत्ति। तो इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, यानी कि कार्यफलन क्या होता है। तो देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। यानी कि कोई ऐसी न्यूनतम ऊर्जा, मान लीजिए कोई मेटल है, ऐसा कि आपको पता है कि इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो वह न्यूनतम प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की प्लेट पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बाहर करने के लिए उत्तरदायी होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो कि किसी धातु पर अगर वो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जब वह किसी धातु की पृष्ठ पर पड़े तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं कार्य फलन, ठीक है, उस ऊर्जा को। तो समझ में आया। अब इससे हम लोग W से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और कैपिटल W इक्वल टू एक फार्मूला होता है जो कि होता है H म्यू नॉट, ठीक है, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए W इक्वल टू H म्यू नॉट होता है। यहाँ पर W है आपका कार्यफलन, H है आपका, लिख देते हैं यहाँ पर, H है प्लांक नियतांक, ठीक है, H है प्लांक नियतांक, और म्यू नॉट है, म्यू नॉट ये है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो W इक्वल टू H म्यू नॉट होता है, H है प्लांक नियतांक, म्यू नॉट है आपका देहली आवृत्ति, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। इसे एक प्रकार से हम और लिख सकते हैं, उसको भी बता देता हूँ। तो वो होता है W इक्वल टू, ठीक है,
एच सी अपान लैम्डा, ठीक है। तो W इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा नॉट। तो ये समझ में आया। जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एच है आपका प्लांक नियतांक, सी है प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दो चीज़ें हैं, अगर म्यू नॉट है तो देहली आवृत्त है, अगर केवल म्यू होता तो आवृत्त होता, अगर लैम्डा नॉट है तो देहली तरंग दैर्ध्य है, अगर केवल लैम्डा होता तो देहली वाली तरंग दैर्ध्य होता, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है कार्यफलन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि म्यू नॉट जो है आपका देहली आवृत्ति है, बट ये होता क्या है। देखिए सिंपल सा फंडा है, वही जो मैंने उसमें बताया था आपको कि देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। मान लीजिए कि कोई मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पर पड़ने से उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, यानी कि उस धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर सके, उसी को हम लोग कहेंगे देहली आवृत्ति। प्रकाश की इतनी आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो कार्यफलन था उसमें क्या था कि प्रकाश की उतनी ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, ठीक है। तो ये आपका होता है। अभी इससे हम लोगों ने आपको बताया कि म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, तो म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट और 10वां क्वेश्चन आता है जो कि इसी चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, ठीक है। अब जहाँ पर मैं बता दूं, जहाँ पर लैम्डा है आपका तरंगदैर्ध्य पता है आपको, एच है आपका प्लांक नियतांक, तो लिख देते हैं एच प्लांक नियतांक है, ठीक है। एम आपका क्या है, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, और जो आपका वी है वो है कण का वेग। तो ये आपका होता है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, जहाँ एच है प्लांक नियतांक, एम है कण का द्रव्यमान, वी है कण का वेग, ठीक है। तो इस फार्मूले अगला चैप्टर यानी कि 12वां चैप्टर आता है परमाणु। परमाणु से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी परमाणु की त्रिज्या के मान की कोटि तथा किसी नाभिक की त्रिज्या के मान की कोटि लिखिए। तो बच्चों जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 के घात -10 मीटर के बराबर होती है, ठीक है, लगभग। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है न्यूक्लियस की वो होती है 10 के घात -15 मीटर। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर से स्टूडेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, रिडवर्ग नियतांक का मान लिखिए। तो रिडवर्ग नियतांक का जो मान होता है, जो वैल्यू जो होती है 1.097 गुणे 10 के घात 7 मीटर इनवर्स होती है। आज ही लर्न कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स लगेंगे वो इसी आर के वैल्यूज पर लगेंगी। तो देखिए रिडवर्ग नियतांक की वैल्यू इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बच्चों, समझ लेते हैं इसको भी। क्या है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हाइड्रोजन के प्रथम यानी कि N1 बराबर 1 अगर प्रथम को लिया जाए तो, और प्रथम की त्रिज्या जो है बच्चों, प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां पर सीधा सीधा दिया गया है, वही हमने लिख दिया है। अब तीसरे कक्षा की त्रिज्या, तो संख्या क्या है बच्चों कक्षा की 3, तो N3 बराबर 3, और इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो N3 अगर हमें निकालना है बच्चों तो हमें एक फार्मूला लगाना होगा, N3 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, N3 अपान N1 का होल स्क्वायर इंटू R1। तो बच्चों यहां पर जो होता है आपका R3 निकालना है, तो R3 बराबर ये फार्मूला होता है स्टूडेंट N3 अपान N1 का होल स्क्वायर इंटू R1, ठीक है। अब R3 यानी कि तीसरे कक्षा की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो N3 जो है बच्चों ये तीसरे यानी कि तीसरी कक्षा है, तो यहां पर 3 इसकी वैल्यू लिखेंगे, N1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या 0.5। अब हमारा यही स्टूडेंट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणे 0.5, और हमारी जो तीसरी कक्षा की त्रिज्या आएगी वो 4.5 एंगस्ट्रॉम आएगी, यानी कि 4.5 एंगस्ट्रॉम।
तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आप इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने स्टूडेंट 13वें चैप्टर की ओर, जिसका नाम है नाभिक। तो बच्चों हमारा नाभिक चैप्टर जो है 13वां चैप्टर, उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिक से एक बीटा कण निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होगा। बच्चों अगर कोई नाभिक है उसमें से बीटा कण निकल जाता है तो उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा। तो देखिए आंसर सीधा सीधा है, अगर किसी नाभिक के से एक बीटा कण निकल जाता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया। तो अगर किसी नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 बढ़ जाएगा और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या में। तो गाइज ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि इंपॉर्टेंट है नाभिक से। क्या है, भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहां और किस लिए किया जाता है। तो बच्चों भारी जल का जो प्रयोग होता है बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए, यानी कि भारी जल का उपयोग जो होता है बच्चों नाभिक चैप्टर में नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको धीमा करने के लिए, मंद करने के लिए किया जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर से है, वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स मैंने क्यों लिए हैं छोटे छोटे बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल्स को लिया है। देखिए आपका न्यूमेरिकल क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 693 वर्ष है, इसका क्षयांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, क्षयांक जो होता है उसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब लैम्डा इक्वल टू स्टूडेंट log E2/T, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं स्टूडेंट लैम्डा यानी कि क्षयांक इक्वल टू 0.6931 अपान कैपिटल टी। अब स्टूडेंट 0.6931 आप लोग यहां पर ऐसे रहने दीजिए, कैपिटल टी आपका दिया गया 693 वर्ष, तो आप लोग यहां पर लिख दीजिए वही, ठीक है, जो आपका यहां पर दिया गया है स्टूडेंट। देखिए अर्ध आयु 693 वर्ष है, उसको आप यहां पर लिख सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट यहां पर लिख दिया है, बस आपको थोड़ा सा यहां पर समझना है, ये 693 होगा, ठीक है, बस 693 वर्ष, और इसको हमने कट किया, लैम्डा इक्वल टू 0.001 वर्ष इनवर्स आ गया। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपने लास्ट लेसन, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है, उससे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर आता है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बताइए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और यही होता है बच्चों, इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। इनपुट को ये बी से और आउटपुट को वाई से, इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है, यही लॉजिक प्रतीक है इसका। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो ठोस में जो ऊर्जा बैंड होते हैं उनको हम कहते हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड फर्स्ट है, संयोजी बैंड सेकंड है। बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर से बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहीं पर देख लीजिए क्या है। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा बराबर 30, लोड प्रतिरोध RL बराबर 4, ठीक है, केल्विन ओम, तथा निवेशी प्रतिरोध RI बराबर 400 ओम है, इसका वोल्टता प्रवर्धन ज्ञात कीजिए। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो वोल्टता प्रवर्धनांक ज्ञात करना हो तो ये बराबर बीटा इंटू RL अपान RI, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर हम इसकी वैल्यूज को रख देंगे, हमारा ए जो है बच्चों निकल आएगा, जो कि है वोल्टता प्रवर्धनांक। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो लास्ट तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा यानी कि बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए।